अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, पंजाब में भी आ रही है, आपकी टीवी स्क्रीन्स पर भी नज़र आ रही है। जैसे जैसे गुजरांवाला का जलसा करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हुकूमत और अपोजिशन के बयानिए में तेज़ी आती जा रही है। हर थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ओहदेदारान, चाहे वो हुकूमत के हों या अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों के हों, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। तो दोनों के बयानिए को अगर आप देखें तो अपोजिशन तो इस वक्त ये कहती नज़र आ रही है कि ये जो जलसे का आगाज़ है, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसका आगाज़ बाकायदा तौर पर कल गुजरांवाला के जलसे से होगा, इसका इख्तिताम हुकूमत के खात्मे से ही होगा। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमती नुमाइंदों के बयानात सुने तो कहीं पेशन गोइयाँ हैं कि दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी, तो कहीं ऑपोजिशन की करप्शन की कहानियों की जो दास्तानें हैं उनको दोबारा भी बताया जा रहा है, उसमें जो मज़ीद पेशरफ्त हो रही है उसको भी बयान किया जा रहा है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत बिल्कुल सुकून में है, किसी सूरत कोई ना प्रेशर है ना बौखलाहट है। और वज़ीर आज़म तो कल भी ये कह चुके हैं कि किसी किस्म का कोई ना एनआरओ होगा, ना ही ऑपोजिशन से किसी किस्म की कोई मफाहमत होगी। एक और पहलू जिस पर नज़र डालने की ज़रूरत है, अगर हम इस्लामाबाद की तरफ देखें तो सरकारी मुलाजमीन जो डी चौक पर जमा हैं, जो मुजाहरे कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस भी पहुंची हैं। कल तो हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर साहिबा ने भी इजहार यकजहती के लिए गई, बिलावल भुट्टो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिंध की तरफ आ जाएं तो वो जो जजीरों के हवाले से ऑर्डिनेंस हुआ, उसके हवाले से भी जो ह्यू एंड क्राई है वो अपनी जगह है। आज बल्कि उन जजीरों के लिए मछेरों की तरफ से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, कुछ कौम परस्त जमातों की तरफ से बाकायदा समंदर में किश्तियों के जरिए रैलियां निकाली गई हैं कि हम कब्जा नहीं होने देंगे, जिस पे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये मुख्तलिफ महाज हैं इस वक्त जो कि हैं खुले हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि लाहौर में जो अंजुमन ताजरान हैं उन्होंने भी भरपूर तौर से या कुल्ली तौर से हिमायत कर दी है कल होने वाली अपोजिशन के पहले जलसे की। आज जो हम तज्जिया कराएंगे, जुमेरात का दिन है, अपने सीनियर तज्जिया निगार जो पूरे हफ्ते जो गहमा गहमी रहती है सियासी महाज पर या सियासी फ्रंट पर, उसके हवाले से तज्जिया कराएंगे। हमारा आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि कल का जलसा क्या अपोजिशन और हुकूमत, या मैं यूं कहूं सियासी मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा। इसी हवाले से अपने मोहतरम मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जामी चांडियो साहब और जैगम खान साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग विद यू, एज आई रेज द क्वेश्चन, आपको लगता है कि कल का जो जलसा होगा गुजरांवाला का, वही इट इज गोइंग टू सेट द टोन नॉट ओनली फॉर द ऑपोजिशन बट ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। मैं बड़े कल गौर से सोच रहा था कि ये जो पीडीएम की जो लीडरशिप है जो कल आएगी, और जारी बात है बड़ी धुएंधार तकरीरें भी होंगी, तो इनमें से ये कौन लोग हैं ज़रा क्लासिफाई तो कर दें। तो इनमें फिर मुझे मनी लॉन्ड्रर्स भी नज़र आ रहे हैं, इनमें फेक अकाउंट होल्डर्स भी हैं, इनमें एसेट्स बियॉन्ड मीन के मुल्ज़मान भी हैं नैब के, और फिर इसमें कन्विक्टेड लोग भी हैं। क्योंकि जारी बात है मरीम नवाज जो है वो भी कन्विक्टेड है, और नवाज शरीफ साहब ने कब अभी ऐलान हो गया कि वो भी कल एड्रेस करेंगे, वो भी कन्विक्टेड पर्सन है। और फिर इसमें शायद कोई एक दो ऐसे शख्स भी हैं जो कि ड्रग स्मगलिंग के ऊपर उनका भी केस चल रहा है अपना ये नारकोटिक्स कोर्स के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब का कह रहे हैं? जी हाँ, राना जारी बात है, इट इज अ फैक्ट, कोई गलत बात तो नहीं मैंने कही है, ये तो फैक्ट है। तो नाम लेना सर, क्या अच्छा, एक दो किसी ऐसे ने लोग बड़ी अच्छी बताइए। बात की, किसी ने एक बड़ी मजेदार बात कह दी और मैं वो कोट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो लोग जो कि जिनकी अपनी पार्टीज में कोई जमहूरियत नहीं है, जिनमें सब फैमिली की रूलिंग पार्टीज हैं, और तो किसी ने कहा नहीं जी ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान ब्लैकमेलर्स मूवमेंट है, यानी कि पीबीएम। क्योंकि जारी बात है इनका मकसद इस वक्त जो है वो हुकूमत को देखें, जमहूरियत अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, बिल्कुल इनका राइट है। चाहे चले अपेरेंटली सामने हमारे तो है पॉलिटिकल पार्टीज ना, तो बिल्कुल जश्न होने चाहिए, जुलूस होने चाहिए। सर आपने ये कॉम्पोजिशन बता दी हमें, ये बताएं, विल इट सेट द टोन फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? नहीं, फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या, ऑपोजिशन का तो काम है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, उनको करना भी चाहिए। ऑपोजिशन का काम है जल्द से जुलूस करे, उनको करना भी चाहिए। लेकिन फ्यूचर पॉलिटिक्स किस बात की?
देखें ये गवर्नमेंट जो आई है इन्होंने 5 साल पूरे करने ही करने हैं, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। और अपना अगर ये जमहूरी पाथ अडॉप्ट करें, डेमोक्रेटिक पाथ अडॉप्ट करें तो बिल्कुल ठीक है। व्हाई नॉट? गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, बिल्कुल गिराएं, इनका राइट है। अपना वोट नो कॉन्फिडेंस लेके आए ठीक है। एंड मास रेगुलेशन करें। देखें ना, दो बड़े जमहूरी ऑप्शन हैं। ठीक है। सो आपके नजदीक कोई फ्यूचर टोन सेट नहीं होने जा रही। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, डेमोक्रेसी में होता है, एंड इट इज जस्ट अ पॉलिटिक्स इन व्हाट इज हैपनिंग। ऑपोजिशन की सियासत हो रही है। सेनेट इलेक्शन को कुछ नहीं होगा जो मार्च में आ रहा है, अगर इनका वो मकसद है कि गवर्नमेंट को गिराएं किसी तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए इसी इमरान खान, आप ये समझ रहे ना, जब इमरान खान साहब की अपना धरना 126 दिन का और कादिर साहब का, जब वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं गिरा सकी, तो मुझे बताएं ये कैसे गवर्नमेंट गिरा सकती है? एजुकेशन से ये, हाँ शोर होगा, हंगामा होगा, पॉलिटिकल हाइप होगी, कुछ पकड़ धकड़ भी होगी, ये चीजें चलती रहेंगी। सही है। तो कोई सेट टोन नहीं हो रही। ये तो ज़ैगम ब्रिगेडियर साहब का तज्जिया है। ही डजंट थिंक दैट एनीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर हैपेंस इन डेमोक्रेसी वेयर यू हैव द राइट टू अपोज। आई मीन ऑपोजिशन हैज द राइट टू प्रोटेस्ट आल्सो। हैविंग सेड दैट, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो ये इकट्ठे हुए, जो जिस किस्म का बयानिया इन्होंने एलामिया जारी किया था जब एपीसी हुई थी, उसको अगर आप रखें अपने जहन में, क्योंकि यही इनका मकसद था ना कि हमें असली हकीकी जमहूरियत को बहाल करना है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के रोल को सियासत से ख़त्म करना है, जिसमें नून लीग सबसे ज़्यादा आगे है, जो खुलकर इस बयानिए को लेकर आती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो टोन होगी कल के जलसे की, वो, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जो सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें थीं, इन्होंने तो इस किस्म की बातें की हैं, लेकिन पंजाब की जमात से शायद पहली मर्तबा ये आवाज़ उठ रही है ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो क्या पंजाब की सियासी टोन भी सेट होने को है अब? नादिया, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें की। उन्होंने बताया कि कल जितने लीडर भी जमा होंगे, इनमें सब या चोर हैं या उचक्के हैं, फ्रॉडी हैं, ड्रग्स स्मगलर्स हैं और मतलब जराइम पेशा अफराद हैं। तो ये मुस्लिम लीग ये इज्तिमा कर रही है, तो मुझे असली मुस्लिम लीग याद आ गई जिसने पाकिस्तान बनाया था। उनमें से सिवाय 2 अफराद को छोड़ के, कायद आज़म जो चले गए और उसके बाद लियाकत अली खान जो चले गए, एक भी पाकिस्तान का फाउंडर ऐसा नहीं था। सिर्फ शायद पीर अली मोहम्मद राशिदी थे जिन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, और वो कुछ साफ करार पाए। उसके अलावा पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स में से एक बंदा नहीं था जिसको चोर, उचक्का, डकैत, फ्रॉडिया, क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया गया और उससे उसकी सजा नहीं दी गई। यानी उसकी सजा पर इन जराइम के बदले में पाबंदी नहीं लगाई गई। अब अगर सियासी पार्टियों को वैसी ही सूरत हाल का सामना है, तो क्या ये अजीब बात है कि ये वैसे ही अजीबोगरीब बातें कर रही हैं? देखिए, जहां तक इस जलसे की बात है, एक तो ओवरऑल मूवमेंट है, उस पर तो आगे बात करते हैं। ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि ये जो खाली जलसे को अगर हम देखें मूवमेंट से अलग करके, कि क्या हमें मालूम था इस जलसे के बारे में और क्या अननोन है। देखिए, एक चीज तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर मैट्रिक पास आदमी को समझ आती है कि मुस्लिम लीग का हल्का असर है, यहाँ उनके लोग जीते हैं, यहाँ शरीफ फैमिली का भी असर है, फिर ये गुजरांवाला है, और जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी बड़ी हद तक अपने बाप की जगह ले चुकी हैं, पॉपुलर कैरिस्मेटिक लीडर हैं। तो एक बात तो तय थी कि वो बड़ा जलसा बड़े आराम के साथ यहाँ कर सकती है। सही। एक ही चीज अननोन थी कि हुकूमत उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। सही। और वो चीज अब अननोन नहीं रही। और इस हुकूमत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अपने खिलाफ गोल करती है। अब देखिए कैसा इन्होंने जबरदस्त गोल किया कि वो इवेंट जो आधे दिन का, एक दिन का इवेंट था, हुकूमत ने उसको 7 दिनों में फैला दिया। जिस तरह की हरकत और सकनात वहां हो रही हैं, छोटे छोटे जलसों पर जहां 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पुलिस दावा बोल रही है, उसके नतीजे में क्लिपिंग्स बन रही हैं, वो शेयर हो रही हैं, कहीं पे बैनर उतारे जा रहे हैं। So government made it more popular. यानी आप ये देखिए कि ये कितना फैसिलिटेट कर रही है ये हुकूमत पीडीएम को भी और मरियम नवाज साहिबा को भी, जिनका मेरी राय में लीडरशिप को बाकायदा इस्टेब्लिश होने के बाद ये उनका पहला बाकायदा जलसा है। अब जहां तक इनके नैरेटिव की बात है, मैं नहीं समझता कि तमाम पीडीएम
मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के बयानियों को मुकम्मल तौर पर ऑन करती है, अगरचे लार्जली अग्री करती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप उसको सिंपल अल्फाज में अगर देखें तो शायद कोई भी उससे डिसएग्री नहीं करता कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी होनी चाहिए, हर इदारे को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए, हर इदारा भी यही कहता है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हालात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल है जहां पे अपोजिशन को बड़े अरसे के बाद इस तरीके से दीवार से लगा दिया गया है कि आपको महसूस होता है कि पाकिस्तान में एक सिंगल पार्टी हेजेमनी कायम करने की कोशिश की जा रही है। So then will it set the tone? Will it set the tone for future politics, Begum? जी देखिए, जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी ये क्लियर होता जाएगा कि पीडीएम क्या डायरेक्शन लेती है। लेकिन इस जलसे से और पीडीएम के बनने से ही एक चीज जो तय हो चुकी है कि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ने वाला है। यहाँ तक तो हमें मालूम, और सियासी अदम ये बात तो हमें जी ये तो तय हो गया ना, ये तो तय हो गया। अनलेस के हुकूमत जो है वो बिल्कुल बहुत ही एकदम से कोई समझदारी की 5-6 गोलियां ओवरडोज इकट्ठे ही खा ले और फिर वो उसको समझ आ जाए कि मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम की जरूरत होती है, और सियासी अदम इस्तेकाम के बगैर मईशत भी नहीं चला करती, माशरत भी नहीं चला बहरहाल करता। जब सियासी अदम इस्तेकाम, जब वैसे भी ऑपोजिशन जब का हल्ला गुल्ला होता है तो बड़ी चीजें होती हैं, वो एक माहौल ही डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें फिर असल टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो तभी आता है कि हाउ मच दे कैन रिफ्रेन फ्रॉम फ्रॉम अ कोलिजन महाजराई विद द ऑपोजिशन। लेट्स टेक दिस अ लिटिल फॉरवर्ड। जामी चांडिया साहब, आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, जो बयानिया की बात हुई कि एक नून लीग का बड़ा सख्त किस्म का बयानिया सामने है, दीगर जमातें उसको फुली इंडोर्स करें ना करें, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा sellable हो सकती है for the opposition right now to make it more successful across Pakistan, not only in that vicinity of people gathered there, लेकिन पूरे पाकिस्तान में? क्या वो जिस तरह का सख्त बयानिया नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो ज़्यादा सेलेबल होगा? क्योंकि बहरहाल ये पंजाब में हो रहा है और पंजाब में फौज से मोहब्बत करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक उसी तरह अगर नून लीग के सपोर्टर भी मौजूद हैं तो। दूसरी बात यह है कि क्या महंगाई को इन्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल महंगाई तो आसमान से है और लोग एहतजाज भी करते नजर आ रहे हैं, तो चाहे ताजर बरादरी हो चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो। क्या चीज़ आपके ख्याल में एक सही कॉम्पोजिशन होगी टू अट्रैक्ट फ्यूचर के लिए भी फॉर पीडीएम, देयर सपोर्टर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज? देखें नादिया, जो आपका बुनियादी सवाल है कि कल का जो गुजरावाला से आगाज हो रहा है जिस तहरीक का, तो उसके अंदर क्या सेलेबल नुकात हो सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूं कि असल में जहां तक गवर्नमेंट की बात है और एक मुतबादल मुखालिफ जमातों की बयानिए की बात है, तो आप देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत किसी एक मद में नाकाम साबित नहीं हुई, और कोई एक सबब नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर इमरान खान की हुकूमत के बारे में एक बहुत तरह का रद्द अमल है और एक बहुत तरह का की जो है वो अदम एतमाद है और एक बेदारी का रवैया है। सबसे पहली बात तो ये कि मुखालिफ जमातों का जो बयानिया है उसके अंदर कोई एक नुक्ता सेलेबल नहीं हो सकता, वो एक कॉम्बो है, और उसमें जो 2-4 नुकात नादिया बहुत अहम है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में तो एक इस्टेब्लिश्ड परसेप्शन मौजूद है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि हकीकत भी है कि, और वो खुद भी उसको बरमला बड़े फखरी अंदाज से पेश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत का सबसे जो मॉरल डेफिसिट है वो ये है कि उसको लोग कोई खुद मुख्तार हुकूमत नहीं समझते और कोई शफाफ तरीके से आई हुकूमत नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात कि आपने जो मिसालें दी, मैं समझता हूँ कि महंगाई हो या इस हुकूमत के गैर आईनी इकदाम हों, जिस सूबा सिंध की आपने मिसाल दी, आइलैंड की मिसाल दी, ऑर्डिनेंस की मिसाल दी आपने, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, जो एक सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी है, और जिसके लिए लोगों ने अयूब खान और ज़िया-उल हक और यहया खान और मुशर्रफ के 9 साल लोग लड़ते रहे और 2008 के बाद जाके वो रिस्टोर हुआ, तो क्या उसकी इतनी लंबी आवाम की स्ट्रगल का नतीजा ये होना चाहिए कि जो आज हुकूमत पीटीआई की है
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج پی ٹی آئی کا طرز حکومت ہے، جب اس کے خلاف لوگوں کے درمیان یہ بیداری ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک مذاق ہوا ہے اچھا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کو لوگ خود مختار نہیں سمجھتے، اور وہ حکومت خود بھی یہ ثابت کرنے جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو وہ نہیں مانتے، صوبوں کی خود مختاری کو وہ نہیں مانتے، صوبہ سندھ کے اختیارات کو وہ نہیں مانتے، زمینوں پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں آئی لینڈز پر، اور مہنگائی کا جو طوفان ہے اس نے اس ملک کے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ سو یہ کمبینیشن ہوگا جو اٹریکٹ کرے گا فالوورز کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں نازیہ کہ جو ریاستی کرائسس ہے اس وقت، جو اسٹیٹ کرائسس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف حکومتی کرائسس ہے۔ اس اسٹیٹ کرائسس کے اندر فوج کا سیاسی امور سے بالکل جدا ہونا، جیسے میاں صاحب نے برملا کہا تھا، آئین کی پاسداری کرنا اور غیر آئینی اقدامات سے دور رہنا، اور مہنگائی کو اس طرح جس طرح یہ بڑھایا گیا ہے اس کی طرف کے بیانیہ، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو حکومت کے جو آپ دیکھیں کہ جو انداز حکمرانی ہے، وہ جس کی میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس کی آپ نے خود بھی مثال دی، کہ ایک پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے صدر کو جاری کرنا پڑتا ہے آرڈیننس۔ لیکن یہ کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں اس سے بڑی چیزیں میرے خیال سے ہم چاہے آئین کی سپرمیسی ہو، چاہے آئین کی پاسداری ہو، چاہے یہ عوام کے مہنگائی کے اور دیگر مسائل ہو، چاہے فوج کی یا حکومتی امور میں مداخلت ہو، یا ایک طرح کا ڈی فیکٹو پاور ہو، یہ تمام کے تمام ایشوز جو ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے اندر بہت بنیادی ایشوز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ کسی ایک نقطے کی بجائے ان بنیادی ایشوز کو ایڈریس کرے گا اور اس کا کومبو سامنے لے آئے گا، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایسا پوٹینشل ہے، ایسی اپیل ہے کہ اس کو لوگ ریسپونڈ کریں گے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ضرور بحث کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام اور ان کی جو فہم و فراست ہے ریگارڈنگ دی ایشوز، کیونکہ وی آلسو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کتنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کتنے لوگوں میں ہے، کیونکہ بیسک چیز جو میرے خیال سے سب کو اگر پبلک ایٹ لارج اگر کسی حکومت کے لیے اچھا آپ سمجھیں کہ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ جی چیزیں سستی مل گئیں، ہمیں روزگار مل گیا، قانون کی عمل داری ہو رہی ہے۔ لیکن آئین کے حوالے سے کہ آئین میں رہ کر کام ہو رہے ہیں، یہ ہماری پبلک ایٹ لارج اس کے اوپر واقعی جو ہے یہ ان کا ایشو ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ضرور ہوگا۔ بہرحال میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں۔ دیکھیں جو جلسہ ہے، جیسے زیغم نے بھی کہا، جس طرح سے حکومت اپنے خلاف گول کرتی نظر آ رہی ہے پچھلے 7 دنوں میں، اس پکڑ دکڑ سے، بینرز اتارنے سے لے کر جلسے کی اجازت نہ دینے سے، وہ شاید پی ڈی ایم کے حق میں ہی ہو رہا ہے، میکنگ اٹ مور پاپولر۔ لیکن ہینڈلنگ اب جیسی بھی ہوئی اب کیا ہونی چاہیے ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، وہ سکون فیکٹر پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، زیغم خان صاحب اور جامی چانڈیا صاحب۔ یہ جو پوری سچویشن ہے، کل پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہے گجرانوالہ سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ کتنا بڑا پریشر فیکٹر ہے اس وقت حکومت کے لیے، اسی پر بات کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ سکون فیکٹر جو حکومت بار بار کہتی ہے کہ کوئی پریشر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیا واقعی اتنا سکون ہے جتنا وہ مینشن کر رہے ہیں؟ اور اگر ہے تو پھر یہ پکڑ دھکڑ جو اتنی ساری ہو رہی ہے اتنے دن سے، یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، بینرز اتارے جا رہے ہیں، کیا یہ اس بات کو اور بتاتا نہیں ہے کہ واقعی they are a little bit terrified also کہ مریم نواز may pull a lot of crowd؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں یہ خاص کر جلسہ جلوس کا کلچر، اس میں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، چاہے ملٹری گورنمنٹس ہو، سویلین گورنمنٹس ہو، میں نے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا ہے اس گروپ میں، جو بھی ہم جو بیٹھے ہیں اس پروگرام میں، آئی تھنک آئی ایم دی اونلی پرسن جس نے جنرل ایوب خان کے خلاف جو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی 1968 والی، بھٹو صاحب کی، پھر شیخ رشید صاحب، یہ ساری اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی، میں نے تو وہ بھی ساری دیکھی ہوئی ہے۔ تو پکڑ دھکڑ، بینرز اتارنا، جلسے کو ڈسٹرب کرنا، جلسہ گاہ میں پانی ڈال دینا اور تاکہ لوگ وہاں پہ آ نہ سکیں، یہ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ہوتا ہے کہ اٹینڈنس اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ جناب، پہلے ریٹ ہوتا تھا شاید 50 روپے، لیکن اب میرے خیال ہے شاید ریٹ ہوگا 1000 روپے، 2000 روپے، یا
नान कबाब और ये तमाम चीजें। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को खूब पैसे लेने चाहिए अपना PMLN से और पीपल्स पार्टी से, क्योंकि वो पैसा जो लोग लेंगे, और जो खबरें भी आ रही हैं कि नहीं जी हमें 500 रुपए दे रहे हैं, नहीं हमें ज्यादा पैसे चाहिए, वो लोगों को पैसे लेने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ये लोगों का ही पैसा है। So you mean rent a crowd? You mean rent a crowd? यस, ये तो हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, और मैं चाहता हूँ तो 2014 के धरने में भी सारा रेंट क्राउड था। देखिए जी, मैं उसको रूल आउट ही नहीं करता हूँ। अगर रेंट क्राउड उस तरह पैसे के हिसाब से नहीं था, तो आई एम श्योर वो उस हिसाब से जरूर होगा कि लोगों को फ्री खाना का ऑफर करना, उनको अट्रैक्ट करना। तो ये तो पाकिस्तान के कल्चर में हमेशा रहा है। तो चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या दीगर जमातें हो, पैसे देकर अपने लोगों को निकाल कर या खाना देकर लेकर आती हैं। बिल्कुल, पैसे देकर ये तमाम जो आपने बातें की, बल्कि लोगों को कहा जाता है, उस इलाके के पटवारी को, उस इलाके के तहसीलदार को, MPA को, कि जनाब 50 ट्रक आपने लेके आने, 25 बसें आपने लेके आनी, तो बंदों को आपने लेके आना। ये हमारे कल्चर ये तो अच्छा है, खाना देकर लाती हूँ। उस वक्त की MKM आपको याद है, वो डरा धमका कर लेकर आती थी। तरीके थे ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल मैं समझता हूँ टेंडर्स, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूँ कि टेंडर्स अच्छी होगी, और उसकी एक वजह ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने एड्रेस करना है, मरीम नवाज साहब ने एड्रेस करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं जो आपको बता दूं कि आपने अगर वो डिप्टी कमिश्नर का वो जो लेटर पढ़ा है, जिससे उसने इजाजत दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप जलसा करें, उसमें ठीक है बाकी बड़े पॉइंट है, SOP मास्क, जो कि आई एम श्योर कुछ नहीं होना वहां पे। पाकिस्तान की कौम इतना डिसिप्लिन है ही नहीं कि वो जनाब 6-6 फुट के फासले में बैठेंगे अपना जलसा गाह में। नहीं सर, PTI में है, रियाज फतेहाना साहब ने कहा है कि वो जो भी लियाकत बाग में हुआ था, उसमें सारे अटेंडीज जो हैं वो कोरोना वायरस टेस्ट करवा के आए थे। दे वर ऑल नेगेटिव। नहीं, गलत है। जब PTI खुद नहीं कर सकी तो ये कैसे इन्फोर्स कर सकती? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो आपने नोट नहीं किया उस लेटर में, क्या लिखा हुआ है? कोई प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्वेक्ट जो है वो नहीं आ सकते, कॉन्वेक्ट। और नंबर 2 ये कि कोई ऑफेंसिव तकरीर नहीं होगी रियासत के खिलाफ, रियासत के इदारों के खिलाफ, इंक्लूडिंग द जुडिशरी एंड द पाकिस्तान आर्मी। ये मैं आपको बता दूं। नाउ मैं ये समझता हूं कि अगर रूल ऑफ लॉ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल शी विल बी अगेन द स्टार ऑफ द शो, जो भी आप कहें। और उन्होंने थ्राइव किस पे करना है? वही वेनम जो नवाज शरीफ साहब ने उनको ट्रांसफर किया है, नवाज शरीफ भी वही बात करेंगे। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल फौज को दोबारा टारगेट करेंगे। ये इमरान खान तो बहाना है, असल निशाना तो उनका पाकिस्तान आर्मी है कि फौज। क्या गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है मरियम नवाज की आफ्टर द जलसा? अब आए ना, अब जो मैं जिस तरह मैं आपको लेके आ रहा हूँ, अच्छा। मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान में सही माने में रूल ऑफ लॉ है, वैसे तो मरियम नवाज साहब और ये बाकी लोग जो थे, इनको तो नैब के लाहौर पे हमले के बाद इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं हैरान हूँ, हमारे यहाँ पे यही चलता है, बेल, ये वो तमाम एक्सटेंशन। हाँ, मेरी असेसमेंट ये है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ होना भी चाहिए, अगर मरियम नवाज साहबा खुल के पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करती हैं, जिस तरह उनका मिजाज है, जो उनको नवाज शरीफ साहब ने ट्रांसफर किया है, तो फिर देन शी शुड बी अरेस्टेड। लेकिन मजे की बात ये नहीं, चले विल मैं नहीं कहता हूँ, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस कंट्री। शहजाद अकबर साहब ने क्या बात की है? शहजाद अकबर साहब हिंट ये कर गए, उनका ये सारा प्रेशर डाल रहे हैं, और भाई इसका एंड रिजल्ट एक ही होना है कि गालिबन मरियम नवाज जो है वो जेल जाए या ना जाए, लंदन शायद वो जाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, बस एक लास्ट लाइन, बिकॉज़ ज़ैकम हैज टू ऐड टू दिस। देखें, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम इतना कम है एंड आई वांट ऑल द इंटरेस्टिंग कमेंट्स टू कम। आप कहते हैं हुकूमत परेशानी का तो शिकार नहीं है ना? No, not at all. Not at all. और इसकी रीजन बता दीजिए सर। बड़ा क्लियर है, जब पीपल्स पार्टी और PMLN ने 5-5 साल पूरे किए, कभी जमहूरी राइट है 5 साल पूरे करें, अदरवाइज लाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ओके, सो बेसिकली परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती ज़ैकम, 5 साल कंप्लीट करने ये मैटर करता है। परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए ना, वो तो कोई नहीं कह रहा कि परफॉर्म ना करे। मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी भी हो सकती है, होनी चाहिए है, ये सजेशन है ब्रिगेडियर साहब का। देखिए, पहली बात तो ये है नादिया, क्या इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को DC बताएगा कि उन्होंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, या अवाम के नुमाइंदे DC को बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से बिहेव करना है? अगर कोई गैर कानूनियत कोई करेगा तो पाकिस्तान का कानून मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटी को, अवाम की इजहार राय के हक को, अवाम की राइट ऑफ असेंबली को DC साहब की डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं लाया जा सकता। आप देखिए कि DC साहब गुजरांवाले के कर क्या रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, उनकी अपनी लेजिटिमेसी क्या है, किन कवानीन के तहत वो सारा कुछ कर रहे हैं जो हो रहा है और जो हम क्लिपिंग्स पर देख रहे हैं। DC साहब क्या स्टेट की रेट को इन्फोर्स कर रहे हैं या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की रेट को इन्फोर्स कर रहे हैं? सबसे पहले तो DC साहब को जवाबदेह होना चाहिए
जो हमारे नुमाइंदों को बता रहे हैं कि जनाब ये आपने बोलना है, ये नहीं बोलना है। सुभान अल्लाह, ये पाकिस्तान है या बनाना रिपब्लिक है। और दूसरी बात ये है, फौज के खिलाफ कोई ना है ना हो सकता है। जो पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत नहीं करता वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि फौज पाकिस्तान की यूनिटी को सिंबलाइज करती है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह बरतानिया की मोनर्की बरतानिया की यकजहती को सिंबलाइज करती है। इस्टेब्लिशमेंट का मकसद इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री नहीं है, फौज का मतलब है इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री, जिससे हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है। मैं किसी एक पाकिस्तानी को नहीं जानता जो पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान की सर्विसेज में सिविलियन और मिलिट्री सर्विसेज के कुछ अफसरान जो अपने जो उनका इदारा है, इदारे से हटकर जो काम करते हैं, जिसकी अपनी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन तो आज भी कंप्लीट नहीं हुआ ना, सब मानते हैं। ये हाइब्रिड जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? उनके उस रोल से मुतल्लिक गुफ्तगू करना जो उनके इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिक नहीं है, ये हरगिज़ मिलिट्री पर तनकीद करना नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन से बाहर रोल होगा और जब तक रहेगा, जब तक ट्रांजिशन मुकम्मल नहीं होती, जब तक हाइब्रिड सिस्टम होगा, जब तक मिलिट्री का रोल मिलिट्री से बढ़कर होगा, कुछ लोग उसको जायज समझते हैं, कुछ लोग जायज नहीं कर समझते, कुछ पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं, तो उस पर गुफ्तगू भी होगी। ये मिलिट्री पर तनकीद हरगिज़ नहीं है। ओके ओके और ये जो गिरफ्तारी का अंसर आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि शेख रशीद की प्रोडिक्शंस भी बहुत सारी हैं कि दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, सो और इससे पहले भी बहुत कुछ वो कह चुके हैं, आप भी जानते हैं ज़ैगन, हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन? देखिए, अब ये हुकूमत ने खुद फैसला करना है कि वो अपने पांव पर कितनी कुल्हाड़ी मारना चाहती है। गिरफ्तारियां तो पहले भी चल रही हैं, कौन है सियासी लीडर जो गिरफ्तार नहीं हुआ? 8 माह जो है पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम भी अंदर रह कर आए हैं। क्या साबित हो गया खाकान अब्बासी के खिलाफ? कितने मज़का खेज किस्म के इल्जाम थे। एहसन इकबाल जैसा क्लीन पॉलिटिशियन, बजाय इसके कि उसकी कदर की जाती, उस पर किस तरह के मज़का खेज इल्जाम लगाए गए हैं। अगर ये गिरफ्तार करेंगे, मजीद पकड़ धक्कड़ करेंगे, तो सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा। अच्छा। और जितना सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। हुकूमत को अंदाजा होना चाहिए हुकूमत पर असर होगा सियासी अदम इस्तेहकाम का या नहीं होगा? ज़ैगन, दैट्स द की क्वेश्चन राइट नाउ। देखिए, उसके लिए मेरा ख्याल है हुकूमत को कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे कि जिसके नतीजे में उसको सही सही सूरत हाल नजर आए। ये मसला सिर्फ अपोजिशन का नहीं है। आप बताइए, पाकिस्तान के किसान पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान की आधी आबादी है, वो कह रहे हैं कि हमने 1400 रुपए मन गंदम आपको दी, आपने खरीदी, हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी, अब आप 3000 रुपए आटा हमें वापस फरोख्त कर रहे हैं। गंदम खरीदने वाले भी आप हैं, गंदम बेचने वाले भी आप हैं। सही सही। तो जनाब करीम साहब, आनेस्ट साहब, सादिक और अमीन साहब, हमारी 1400 रुपए की गंदम आप हमसे लेके हमें 3000 रुपए में आटा कैसे दे रहे हैं? ये 1500 रुपए मन की पिसाई आप कैसे कर रहे हैं? क्या ये लेजिटिमेट सवाल नहीं है? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं क्योंकि कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, सवाल नहीं पूछना चाहिए हुकूमत से। मैं कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक आई हैव टू टेक एंड देन आई एम गोइंग टू कम बैक एंड डिस्कस दिस। हुकूमत आपके नज़दीक भी आपने पूरा मेंशन किया, ब्रिगेडियर साहब समझते हैं किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अब आ जाएंगे ज़रा इस जलसे की कामयाबी का पैरामीटर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ क्राउड दैट कम्स इनटू इट, बयानिया जितना सख्त होगा, क्या चीज़ है जिससे आप कहेंगे कि भाई जलसा कामयाब है? क्योंकि एक तरफ ब्रिगेडियर साहब कह चुके हैं कि ज़्यादातर रेंट क्राउड ही होता है, कोई खुद से इशू को समझ कर नहीं आ रहा होता। लेट्स टेक अ ब्रेक। वक्त बहुत कम है लेकिन बातें आप लोगों से बड़ी मज़े की होनी है। जामी चांडियो साहब, ये बता दीजिए कि कल का क्या चीज़ को आप सक्सेस करार देंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की? मजमा जितना आ जाए उतना, या बयानिया जितना सख्त होगा उतना? नादिया, मैं समझता हूँ कि सियासत में आप जानती हैं कि टाइमिंग्स की बहुत सिग्निफिकेंस होती है, और ये जलसा या ये पीडीएम की मूवमेंट उस मरहले पे आगाज कर रही है जिस मरहले पे वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की अपनी मॉरल लेजिटिमेसी खो चुकी है। ना उससे सूबे खुश हैं, ना उससे अवाम खुश हैं, ना शहरी खुश हैं। तो मैं समझता हूं कि क्राउड तो कल वो बड़ा जमा कर ही लेंगे, और असल पैरामीटर क्राउड का नहीं है, असल पैरामीटर उस बयानिए का है कि जो इस सारे क्राइसिस में
जो हमने नुकात बयान किए, चाहे वो सूबाई मामलात हो, आईनी मामलात हो, शहरियों के मसाइल हो, डिलीवरेंस का इशू हो, गवर्नेंस का इशू हो, तो ये तमाम की तमाम जो पहलू हैं वो उस बयानिए में कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अपोजिशन का एक मतलूबा किरदार एक अरसे से लोग कर रहे थे उम्मीद, तो इस जलसे से अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि टेम्पो बना सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में अवाम में और सूबों में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही इस मौके पे वो कमजोर है। अब हुकूमत की इस नाकामी और कमजोरी का फायदा कितना और किस तरह उठा लेती है अपोजिशन, उसमें मैं समझता हूँ कि क्राउड यकीनन बड़ा होगा। क्राउड से बढ़कर असल पैमाना उनका वो बयानिया होगा जिसमें वो इस रियासती बहरान के तमाम पहलुओं को अपने बयानी का अगर हिस्सा बनाएंगे, जैसे मैंने बात की कि सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करते हैं, सही, वो यही देखना है कल। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसपे ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, के मसाइल है, महंगाई के मसाइल हैं, ब्रिगेडियर साहब जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या रियासती इदारों के खिलाफ की आपने बात की, अगर इस किस्म का बयानिए की इजाजत नहीं होगी, ज़ैखम ने कहा it is not the military as an institution that anyone criticizes, it could be role of some that is infringing the infringement on the civilian supremacy या जो आपकी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं या पार्लियामेंट ने जो फंक्शन करना है, क्या उस नहज पर भी अगर ऑपोजिशन का ये बयानिया है या वो बोलती है तो वो भी इदारों के खिलाफ ही गर्दाना जाएगा? बात तो बड़ा क्लियर है कि मैं हैरान हूँ, ज़ैखम साहब को बात समझ नहीं आई है। जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो रियासत का नुमाइंदा होता है और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब वो हेड करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ही सेट्स द गाइडलाइन, इट इज रिस्पांसिबिलिटी कि वो बताए कि जनाब ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। अगर आप उनको वायलेट करेंगे तो द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैन टेक एक्शन एज पर द लॉ। नंबर 2 ये है कि मेरी नज़र में ये एक टेंटेड लीडरशिप है। पाकिस्तान के अवाम हैव सीन थ्रू दिस लीडरशिप। मैंने सब के आपके किरदार पहले आपको बता दिए हैं, इनकी बड़ी लो मॉरल स्टैंडिंग है। हाँ बिल्कुल ये कीमतों वाले फैक्टर जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे कल प्राइसेस को, क्योंकि वो जारी बात है दे वांट टू टच दैट कॉमन स्ट्रेंथ विद कॉमन पीपल, ताकि लोग जो है वो आए बाहर। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो बात की है यहाँ पे कि ज़ैखम साहब ने ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हुई, बिल्कुल ये बात सही है। 3 इलेक्शन हो गया, अभी चौथे इलेक्शन आने 2023 में। जब आपकी लीडरशिप जो है वो इस किस्म की होगी कि वो जब पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं और वो रियासत के वसाइल को लूट और प्लंडर करते हैं और उनके दे हैव वेरी लो मॉरल स्टैंडर्ड, तो फिर फौज की एक किस्म का ओवरसाइट कहें, मुदाखलत कहें, या जो भी आप कहें, इन्वॉल्वमेंट कहें, मेरा ख्याल है ये होती रहेगी, बिकॉज दे कैन नॉट सी द कंट्री गो डाउन जस्ट अपनी बिल्कुल सामने। तो लिहाजा ये इसमें 1-2 इलेक्शन भी और होंगे जब आपकी नीट एंड क्लीन लीडरशिप आएगी और मामला ठीक हो जाएंगे। वो अब रियासत के निजाम और अपना अमूर जो है वो ईमानदारी से चलाएंगे, खुद ब खुद कम हो जाएगी। लेकिन वेरी क्विकली इन 30 सेकंड जी, मैं ब्रिगेडियर साहब की बातें सवेरे से सुन रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब का जो नैरेटिव है और जो एक उनका नुक्ता नजर और माइंड सेट है वही इस बात की गवाही है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट लेके चल रही है, और यही उनकी नाकामी का सबब है कि वो डेमोक्रेसी को इस प्लैंटर रोल में देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब का ये कहना कि लोग किराए पे आते हैं, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान चंद लोग आते होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की तौहीन है कि आप अवामी मज़ाहमत और अवामी रद्द अमल को ये किराए की मज़ाहमत का करार दे दें, या आप फौज की मुदाखलत को लेजिटिमेट करार दे दें कि हुकूमतें दुरुस्त नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जब तक कुछ बुनियादी उसूल तय नहीं होते, उन पर अमल नहीं होता, जो तकाजे हैं जमहूरियत के, तब तक ये मुल्क कभी उस डिगर पे नहीं आ सकता जिसकी तवक्को लोग कर रहे हैं। ओके ज़ैखम, लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑन दिस कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, एक करप्शन के हवाले से बयानिया है कि ऑपोजिशन हैज लूटेड, प्लंडर्ड, दैट्स व्हाट ब्रिगेडियर साहब इज सेइंग। ऐसा लगता है जैसे हुकूमत को ये चीज़ अब बिल्कुल कि देयर परफॉर्मेंस इज बेसिकली नॉट देयर प्रायोरिटी राइट नाउ, नीदर डू दे वांट टू पे एनी हीड टू इट, एंड दैट इज बिकॉज दे कीप ऑन सेइंग कि फौज हमारे साथ है, हम एक पेज पर हैं। कोई उनको करेक्शन के लिए कोई क्यों नहीं कह रहा कि गुड गवर्नेंस इज व्हाट यू हैड कम फॉर? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस हुकूमत का यही मसला है, बजाय इसके कि वो इस टर्म में परफॉर्म करने पर तवज्जो दे, वो ये 2 साल भी अगले टर्म को सिक्योर करने पर उन्होंने लगा दिए और अपोजिशन को दबाने पर लगा दिए। उनका सबसे बड़ा डायलेमा है। देखिए, जो डिप्टी कमिश्नर की मिसाल है वो भी इसका सबूत है। मेरी राय में हर सरकारी एहलकार की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है
کہ آئین پاکستان نے جو شہریوں کو حقوق دیے ہیں وہ شہریوں تک پہنچانے کے لیے وہ مکمل کوشش کرے. اور دوسری بات یہ کسی طریقے سے بھی وہ سیاسی جماعت کا اعلی کار نہ بنے بلکہ بلکہ ریاست کو سرو کرے. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سرکاری اہلکاروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے. ہم اس آفٹر میتھ کے اوپر ضرور آپ لوگوں سے بالکل ایک سیشن ضرور رکھیں گے. بٹ واز ویری انٹرسٹنگ. آپ تینوں کا جو نقطۂ نظر تھا کل کا جلسہ بہت کچھ ضرور کرے گا. ایسا نہیں ہوتا جب کبھی بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. نون لیگ بھی کہتی تھی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے جو 2014 میں بھی ہمیں نظر آیا, ہلا گلا ہوتا ہے, اپوزیشن کے نعرے بازی ہوتی ہے, عوام آتی ہے, تو پھر اس کے بعد پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے آپ کی اکانومی پر ضرور نظر آتا ہے. گورنمنٹ اس پوری موومنٹ سے کیا اپنی پرفارمنس کریکٹ کر لے گی یا پھر اپوزیشن پیچھے ہٹ جائے گی؟ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ جمع ہوں, کسی ایشو پر بات کریں اور پھر اس کے بعد چلے جائیں لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو. Well, let's see what's going to happen from tomorrow onwards when PDM is all set to start or stage their first protest in Gujranwala. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.